नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। एक है रिलायंस, मारुति और पूनावाला फिनकॉर्प। रिलायंस का रिजल्ट कल ही आया। वो रिजल्ट ठीक ठाक था। स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 52 से 20% गिरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से रिजल्ट है। मारुति भी बात करेंगे और सॉरी, पूनावाला फिनकॉर्प के लिए भी। और आगे जाने से पहले कल सुबह 8-11 बजे अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन है लाइव। ये जो अपना इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा चल रहा है तनाव भरा माहौल, उस यूएस टैरिफ, तो उसमें यहाँ से आपकी रणनीति क्या होगी वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल 11 बजे जरूर अटेंड कीजिए। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दी है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी स्टॉक सेक्टर, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे के सभी क्वेश्चंस मैंने आंसर दिए और एंड में भी मैं लेने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस का रिजल्ट किस तरह से रहा, थोड़ा डिटेल में बात करें। तो रिलायंस ओवरऑल रिजल्ट जैसे मैंने बोला ठीक ठाक ही था। ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ओवरऑल अगर आप देखोगे, रेवेन्यू 10% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, इबिटा 4% से, और प्रॉफिट 2% से। अब उस तरह से क्यों प्रॉफिट इतने से कम बढ़ा है? क्योंकि उनका जो ऑयल एंड गैस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ, क्योंकि ऑयल अभी आपको भी पता है 65-70 है। ऑफकोर्स लास्ट क्वार्टर वो 70 to 75 के बीच में, 70 to 80 के बीच में घूम रहा था। लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट डायरेक्टली रिलायंस को आता है, क्योंकि इनके चार सेपरेट सेगमेंट है जो है रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ऑयल एंड गैस और ग्रीन, रिलायंस ग्रीन। तो उसके वजह से इम्पैक्ट डायरेक्ट हुआ है। लेकिन हावेवर अगर हम लोग बिजनेस में बात करें तो कंज्यूमर बिजनेस की स्ट्रेंथ अच्छी रही। 18 से 16% के बीच में एक ना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। डिजिटल और रिटेल सेगमेंट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट अच्छा चल रहा है। ऑपरेशनल कह सकते हैं कि रिसिलियंस है। ओवरऑल जो भी ग्लोबली हेडविंड है, मार्जिन, इबिटा मार्जिन और कैश फ्लो काफी हद तक स्ट्रांग है। 36,000 करोड़ का कैपेक्स है जो इनफ है। सो ओवरऑल वहाँ एक फायदा है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, तो वो एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सबसे बड़ा जो मैंने बताया इस रिजल्ट में वो ये कि O2C मार्जिन काफी डाउन है। ओके, डिक्लाइन O2C यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में जो ग्लोबल रिफाइनिंग के वजह से ना, क्योंकि ऑयल प्राइस नीचे तो उनसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। और वहां से उनके वजह से ना इबिटा ऑलमोस्ट 9% से डाउन रहा। सो दैट इज द मेजर थिंग जिसके वजह से पूरा रिजल्ट डाउन आ जाता है। अगर देखो क्या होगा कि आगे जाके ये जब सेगमेंट अलग होंगे, रिलायंस रिटेल, जियो, फिर इवन अपना ऑयल एंड गैस, तब जाके वो एक कहते हैं ना कि वैल्यू अनलॉकिंग हो। तब तक जब तक ये सेगमेंट साथ में है तो अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप देखो तो जियो तो अच्छा ही परफॉर्म करे। जियो तो ऑफ कोर्स हर तरह से ना सब्सक्राइबर ऐड भी करे, अभी नंबर 1 है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस उन्होंने प्राइसिंग भी बढ़ाई, उसके वजह से कह सकते हैं ना कि उनके मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो जियो का ओवरऑल तो ओके रहा। अब जब न्यू एनर्जी की बात करें, न्यू एनर्जी भी एक तरह से अगर जब वो कह सकते हैं ना कि सेगमेंट अलग होगा तो वो डायरेक्टली फायदा करेंगे बेसिकली स्टॉक होल्डर को। क्योंकि ना काफी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है रिलायंस का। एंड बैटरीज में भी वो लोग आगे जाके लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं। तो वहां वैल्यू अनलॉकिंग आ सकती है। सो वैल्यू अनलॉकिंग सबसे बड़ा, अगर हम लोग मैं यहाँ से बात करूँ कि रिलायंस का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है, तो स्पेसिफिकली जियो रिटेल का आईपीओ जो आने वाला है। अब वो जियो नंबर 1 है टेलीकॉम में, और रिलायंस रिटेल नंबर 1 है रिटेल में। ओके, अब जियो शायद इस साल में आएगा, रिलायंस रिटेल नेक्स्ट ईयर का आएगा। वो ही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा रिलायंस का। तो अगर आप सोच भी रहो ना कि मुझे बाय करना है, तो ठीक है, ये रिजल्ट तो ओके ठीक ठाक ही था। लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग के वजह से ही आपको बाय करना है, क्योंकि जब तक ऑयल एंड गैस है वो पूरा मार्जिन आपका दबा के रहेगा। सो ग्लोबल कमोडिटी सॉफ्टनेस के वजह से वो हमेशा दबा रहेगा। लेकिन एक ही चीज है कि वैल्यू अनलॉकिंग कि वो लोग प्लान करें, बात चल रही है कि सितंबर अक्टूबर में। अभी देखना पड़ेगा कि वो सही में कर पाते क्या नहीं, क्योंकि ग्लोबली भी काफी सिचुएशन प्रॉब्लम है। और डिजिटल सर्विस एंड वो सब पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जब सेगमेंट अलग हो गए, जिस तरह से जियो फाइनेंशियल अलग हुआ उसने वैल्यू अनलॉकिंग, वैसे इन लोगों का वैल्यू अनलॉकिंग आगे जाके हो सकता है। अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं
तो ये वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ से अगर आप बोलो तो डाउनफॉल कम लग रहा है कंपेरेटिवली, अपसाइड ज्यादा हो सकता है, और अगर ये वैल्यू अनलॉक होगी तो वो बहुत ही बेनिफिट है। तो आप बोलोगे तपन क्या करना है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एज आई टोल यू, वैल्यू अनलॉकिंग के लिए लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो तब तक ये स्टॉक ऐसे ही घूमेगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जैसे ये वैल्यू अनलॉकिंग, आई थिंक वो अच्छा खासा गेन दे सकते हैं, जो शायद 1-2 साल में हो सके। तो उस पर्सपेक्टिव से लेना है तो आप ले सकते हो। अगेन, कोई रिकमेंडेशन है, खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। देखिए, ये सब चीजें मैं आपको क्यों डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज एक्चुअली ना महत्व की है आगे जाके। ओके, बाय द वे, जैसे मैंने बोला, कल 8 बजे जरूर सेशन अटेंड करें हम लोग, और इस सब चीजों में डिटेल में बात करेंगे। मैं 8 बजे नहीं, सॉरी, 11 बजे का सुबह का सेशन। ओके, रविवार को। चले, अभी हम लोग बात करते हैं मारुति का। अच्छा, वो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी है। मारुति की बात करते हैं। मारुति का रिजल्ट कैसा रहा? ठीक ठाक रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% जब, ईयर ऑन ईयर 5-6% जब, ऐसा कुछ जबरदस्त कहते हैं कि बड़ा जंप नहीं आया। इवन अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में बात करें तो ईयर ऑन ईयर एक्चुअली 4.3% का नीचे रहा। सो ओवरऑल क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा रहा। ओके, एंड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है, तो वो सब सही है। एक्सपोर्ट भी अच्छा रहा। प्रोडक्ट मिक्स भी ना अभी वो धीरे धीरे एसयूवी में बढ़ा रहे, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन इनके पास वो जो लास्ट क्वार्टर में ना कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था। कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 19.5 से परसेंट से ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जिसके वजह से डायरेक्टली उनके मार्जिन इंपैक्ट होने लगे, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। और अर्बन डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। प्लस ये जो टैरिफ वॉर का सिचुएशन चला है, जिसमें मारुति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका डोमेस्टिक प्ले ज्यादा है। लेकिन काफी हद तक उनको प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी बहुत करने पड़े, तो वो भी उनको इम्पेक्ट आया था। ओवरऑल ईवी में जा रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टोटली चले गए। वो दे आर द लास्ट एंट्रेंट ऑन ईवी। अगर हम लोग बात करें कि भाई आगे जाके कैसा लग रहा है, तो उनने काफी नए लॉन्चेस एसयूवी में और ईवी में आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि वहां से ये किस तरह से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर और एमएनएम बहुत ही अच्छी फाइट दे रहे हैं इनको। और ये स्टॉक ओवरऑल अपने हाई से आई थिंक 15% के आसपास से बीच में काफी अच्छा खासा बढ़ा था। यहाँ से भी वो प्लान करें कि हम लोग 20% का ग्रोथ हम लोग दे या प्लानिंग के, ओके 20% का ग्रोथ आ सकता है। और ओवरऑल लेकिन वही है कि अगर नेगेटिव डिमांड रही डोमेस्टिक में, तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे जीडीपी ऊपर बढ़ रहा है, आई थिंक उनके लिए अच्छा ही होगा। और अर्बन और रूरल एरिया, क्योंकि ये इन्फ्लेशन की मार थी, इन्फ्लेशन की मार थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे लास्ट क्वार्टर तक, अभी तो 3.6 आ गया, तो उसके वजह से डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन कंपटीशन बहुत है, बहुत एसयू इन ईवी, वो पहले भी थी। लेकिन मारुति कह सकते हैं कि दे आर एबल टू स्टैंड देयर पोजीशन ओवर द इयर्स। सो लेट्स सी। काफी हद तक कॉस्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। अभी अगर रूरल डिमांड ग्रोथ बढ़ रही है और मॉनसून अच्छा रहा, तो ओवरऑल उनके लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस तरह से वो ईवी और काफी हद तक एसयू में नई नई टेक्नोलॉजी लाए, वहां से हमें ज्यादा पता है कि क्या ग्रोथ आएगी यहाँ से। ओवरऑल पी रेशियो ओके है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ओके, यहाँ से 15-20% बढ़ भी सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है कि काफी हद तक ऑटोमोबाइल्स पे ये जो टैरिफ वॉर और ये सब टेस्ला के एनपी ये सब चल रहे, तो थोड़ी हमें देखना पड़ेगा 1-2 महीने में क्या होता है, क्या ट्रीटी साइन होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर रूरल और अर्बन डिमांड बढ़ेगा तो ये स्टॉक बढ़ सकता है। सो एट लोअर लेवल यू कैन बाई इफ यू वांट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। और ये बढ़ेगा धीरे धीरे, आपको एक रिटर्न दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग सीएजीआर भी देखे जैसे, तो 3 साल का 15% का और रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है। रिलायंस के देखो तो वो तो 0% है, तो उससे तो अच्छा ही है। बट यस, एवरेज रिटर्न आई थिंक दिस कंपनी कैन गिव यू। चलिए हम लोग थर्ड कंपनी की बात करते हैं। तो थर्ड कंपनी कौन सी है? थर्ड कंपनी है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प का आई थिंक लास्ट क्वार्टर में उनको एक सब्सिडाइज का बड़ा गेन था, इसलिए वो 81% डीप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू ठीक ठाक ही थी। लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट। एमएफआई में भी काफी उन्होंने अपना प्रोविजन किया था, और मैनेजमेंट ने भी ओवरऑल नो, आई वाज नॉट हैप्पी विथ
पूनावाला मैनेजर, हमारे पास भी वो एक स्टॉक था, आपको पता है रिकमेंडेशन से, तो हमने काफी पहले उनको बेचने को भी बोल दिया था। सो वहां मुझे थोड़ा हमेशा वो डर रहता है कि इनका मैनेजमेंट में थोड़ा, अभी नया मैनेजमेंट आया, किस तरह से बिहेव करेगा। अगेन नो, उनके कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी डबल हो गए, जिसके वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन इम्पैक्ट हुआ था। अगेन लास्ट टाइम का बेस बहुत बड़ा था, जिसके वजह से आपको ये अच्छा खासा कह सकते हैं ना कि वो लॉस में दिख रहा है। लेकिन इनका जो एमएफआई लेंडिंग का जो था, वहाँ लोन बुक में अभी भी प्रॉब्लम है। उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू चेक इट आउट। काफी सारे पॉजिटिव हम लोग बात करें तो आगे जाके वो लोग ग्रोथ प्लान करे, और काफी हद तक नो एफिशिएंसी भी इंप्रूव करने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रॉफिट वॉलेटिलिटी है। ओके, कंपटीशन की रिस्क अच्छी है, एनबीएफसी में कंपटीशन जबरदस्त है। अनलेस अनलेस यू आर टू गुड इन, आप सीरियसली यहाँ प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगेन दे आर प्लानिंग, लेकिन वही है कि सालों से पूना वाला हमेशा एक डार्क हॉर्स रहा है, लेकिन उस तरह से उसका परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप इतने सालों की मैं भी बात करूँ ना पूना वाला का, तो ओवर 3 साल से 6% का रिटर्न है। करेक्ट। तो somehow management is not able to give that type of growth which is expected from Poonawalla, and that is the problem with me also with this stock. And I still feel, honestly, this is my opinion, you can take a, I think एनबीएफसी में जाना है तो देर आर मच मच बेटर कंपनीज अवेलेबल विच यू कैन थिंक अबाउट इट, और काफी अच्छे सारे एनबीएफसी स्टॉक्स भी है। समहाउ आई वांट टू गेट एमएफआई लैंडिंग का एक स्टेबलाइज हो जाए इनका, इनकी जो मार्केट स्ट्रेटेजी है प्लस मैनेजमेंट की क्लैरिटी आ जाए थोड़ी, किस तरह से आगे में, आई थिंक देन वन शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। दिस इज माय ओपिनियन, अगेन टेक योर ओन डिसीजन। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, तो ये 3 स्टॉक के बारे में हमने बात किया डिटेल में। होप आपको अच्छा लगा, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन। एंड हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए आप कल 11 बजे अटेंड कर सकते हो, लिंक दी गई है मैंने। अब चलिए आपके क्यूएनए में ले लेता हूँ थोड़े। तो क्यूएनए में बेसिकली गोकुल मिश्रा 22969 की उनका क्वेश्चन है कि सर व्हाट अबाउट एल्टस एंड रेपको। आई थिंक बोथ द स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हो, मैंने आपको आंसर भी दिया है, अभी टेम्पररी आप होल्ड कीजिए। सर आनंद राठी और वाड़ी रिन्यूएबल्स के बारे में क्या ख्याल है, आशिक मलिक 9143 का। वेल, वाड़ी रिन्यूएबल्स का रिजल्ट काफी हद तक अच्छा रहा है, आई थिंक आप वेट कर सकते हो। आनंद राठी आई एम पॉजिटिव, उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा, और वेल्थ मैनेजमेंट में भी वो काफी आगे बढ़े, सो यस दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। एसएच के सर क्या लग रहा है, भानुप्रताप मैंने आई थिंक आपको रिप्लाई किया, एसएच का फुल फॉर्म आप बता दीजिए तो बेटर रहेगा। तबीश मीरज 786 सीडीएल से के बारे में क्या है, सीडीएसएल आई थिंक अच्छा स्टॉक है, ओवर द लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है अच्छा बेनिफिट देगा। ऑफ कोर्स इट इज लिंक विद द मार्केट, सो अगर मार्केट परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, सो यू कैन थिंक अकॉर्डिंगली। कोल इंडिया इन शॉर्ट टर्म, वेल नॉर्मली कोल इंडिया आपको रखना है तो शॉर्ट टर्म के लिए रखो, लेकिन इट्स नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन, तो उस तरह से आप देखो तो बेटर रहेगा। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, सी यू देन, बाय बाय।